दिल्ली से तकरीबन 2250 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक देश, जिसका इलाका दिल्ली से भी आधा है। ये देश बना है कई टापुओं से मिलकर, जो सऊदी अरब के ईस्ट में और कतर के नॉर्थ में है। नाम है बहरीन। फारस की खाड़ी की एक पार बहरीन तो दूसरी तरफ ईरान। ईरान वो मुल्क जिसका अमेरिका और इजराइल से 36 का आंकड़ा है, मगर बहरीन एक मुस्लिम देश होने के बावजूद ईरान से नफरत करता है। इस नफरत को बढ़ाने का काम कर रहा है अमेरिका, लेकिन बहरीन के अंदर ईरान बड़ा गेम खेल रहा है। यहाँ उसका प्लेयर है सराया अल अश्तर, एक ऐसा गुट जो ईरान के इशारों पर बहरीन में अपना दबदबा बनाने में लगा है, जो शिया इस्लाम में यकीन रखता है। इसराइल को दहलाने वालों में ईरानी मिलिशिया जो अब तक सामने थे, उनमें हिजबुल्लाह, हमास, हूती और इराकी गुट थे। लेकिन इसी साल मई की 3 तारीख को बहरीन के सराया अल अश्तर गुट ने भी इसराइल और पैलेस्टाइन की जंग में एंट्री कर दी है। पहली बार बहरीन ने इसराइल के ठिकानों पर ड्रोन दागे और इसका वीडियो भी जारी किया। दूसरे हमले का दावा 5 मई को किया गया। इन हमलों ने ईरान की ताकत का नमूना पेश किया, जिससे ये संदेश गया कि अगर तेहरान चाहे तो वो न सिर्फ सऊदी अरब के करीबी और सहयोगी मुल्क बहरीन को भी अस्थिर कर सकता है, बल्कि वहां से इसराइल पर भी हमले करा सकता है। कौन है ये सराया अल अश्तर, जिसने इराक, सीरिया, लेबनान के बाद इसराइल के खिलाफ एक और मोर्चा खोल दिया? कैसे वजूद में आया ये गुट और किस तरह इस गुट का इस्तेमाल कर रहा है ईरान? क्या मकसद है ईरान का बहरीन में? आइए जानते हैं मिडिल ईस्ट के इस मुल्क और अल अश्तर की कहानी। ये कहानी शुरू करने से पहले बहरीन को जान लेना बेहतर होगा। बहरीन अरबी लफ्ज अल बहरैन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है 2 समंदर। देश की राजधानी है मनामा, जो बहरीन द्वीप के उत्तर पूर्वी सिरे पर है। 24 किलोमीटर लंबा किंग फहद कॉजवे बहरीन को सऊदी अरब से जोड़ता है। बहरीन खजूर के बागों के लिए मशहूर है, लेकिन अर्थव्यवस्था तेल पर टिकी है, क्योंकि ये दुनिया भर के तेल उत्पादक देशों में से एक है। आबादी की बात करें तो तकरीबन आधी आबादी बहरीनी अरब है, तो आधी आबादी विदेशी मूल की है। इनमें ज़्यादातर ईरान, भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन और यूएसए से शामिल लोग हैं। बहरीन की आबादी में शिया मुस्लिम की संख्या आधी आबादी से ज़्यादा है, लेकिन सत्ता में है सुन्नी शाही परिवार अल खलीफा, जो बहरीन में राजनीतिक और सामाजिक तनाव की वजह भी है। 19वीं शताब्दी के दौरान समुद्री डकैती को दबाने के लिए मिस्र, जर्मनी और रूस के प्रभाव को रोकने के लिए ब्रिटेन ने यहाँ दखल दिया। 1820 में बहरीनी ब्रिटिश एग्रीमेंट हुआ और इस तरह ये मुल्क ब्रिटेन के अंदर आ गया। कुछ समय के लिए बहरीन ब्रिटिश इंडिया के संरक्षण में रहा, मगर जब 1947 में भारत आज़ाद हो गया तो फिर से ये ब्रिटेन के अंडर में आ गया। तमाम संघर्षों के बाद 1971 में बहरीन को आज़ाद करने की घोषणा हुई। ईसा इब्न सलमान अल खलीफा बहरीन के एमिर नियुक्त कर दिए गए। इसके बाद बहरीन संयुक्त राष्ट्र और अरब लीग का सदस्य बन गया। बहरीन की आज़ादी के बाद शिया और सुन्नी मुसलमानों में टकराव बढ़ गया। 1979 की ईरानी क्रांति के दौरान इस टकराव में और इजाफा हो गया। ईसा इब्न सलमान के दोहरे रवैये ने शिया मुसलमानों की नाराजगी को और ज्यादा बढ़ाने का काम किया। बहरीन ने अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाने शुरू कर दिए। अमेरिकी नौसेना को बंदरगाहों के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी गई। वहीं दूसरी तरफ ईरान से दूरी बढ़ती चली गई। अमेरिका की मौजूदगी ईरान को बर्दाश्त नहीं थी। वहीं बहरीन के शिया समुदाय से ईरान शासन के संबंधों की खबर ने बहरीन को नफरत दिलाने का काम किया। मार्च 1999 में ईसा इब्न सलमान की मौत के बाद उनके बेटे शेख हमद इब्न ईसा अल खलीफा बहरीन के एमिर बन गए। सत्ता संभालने के बाद हमद इब्न ईसा अल खलीफा ने शिया सुन्नी के तनाव को कम करने की कोशिश की। कई शिया नेताओं को रिहा कर दिया गया। तमाम सुधार कार्यों के बाद 2002 में एक नया संविधान लागू किया गया, जिसके तहत बहरीन में एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। सुन्नियों और शियाओं के बीच समानता की बात कही गई और सभी लोगों को देश का समान नागरिक और संपत्ति के अधिकारों की गारंटी दी गई। देश में पहली बार नगरपालिका और संसदीय चुनाव साल 2002 में हुए। 2006 के चुनाव में बहरीन ने पहली बार संसद के लिए एक महिला को चुना। वहीं इस बार इस्लामवादी शिया पार्टी अल वफाक, जो सुन्नी प्रभुत्व वाली सरकार की आलोचना के लिए जानी जाती है, वो निचले सदन में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। हालांकि इसका गठबंधन बहुमत से कुछ सीटें पीछे रह गया।
ये राजनीतिक बदलाव बहरीन के एमिर के लिए चिंता का विषय बन गया, क्योंकि अब शिया मुसलमानों की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ने लगी थी। बहरीन में बेरोजगारी का दर भी बढ़ रहा था। इसको लेकर देश के युवाओं में नाराजगी थी। हमद इब्न ईसा अल खलीफा के राजनीतिक और आर्थिक बदलाव के बाद भी प्रगति की दर में बदलाव नहीं आया। बेरोजगार युवाओं में जो असंतोष अंदर ही अंदर सुलग रहा था, अब वो भड़कने लगा। विपक्षी ताकतें भी युवाओं को भड़काने में जुट गईं। फरवरी 2011 में बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों ने राष्ट्रपति जीन अल आबिदीन बेन अली को ट्यूनीशिया और राष्ट्रपति होस्ने मुबारक को मिस्र में सत्ता से हटाने के लिए मजबूर कर दिया था। इसी की देखा-देखी हजारों बहरीनी प्रदर्शनकारी एक नए संविधान की मांग को लेकर राजधानी मनामा में जमा हो गए। इनकी मांगें थीं कि अधिक प्रतिनिधि संसद का निर्माण हो, राजनीतिक कैदियों की रिहाई हो, राजनीतिक और आर्थिक सुधार हो, सबको बराबर मौके मिले, रोजगार मिले। अधिकांश प्रदर्शनकारी बहरीन के बड़े शिया समुदाय के थे, जो अक्सर बहरीन के सुन्नी शाही परिवार और सुन्नी प्रभुत्व वाली सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते थे। विरोध प्रदर्शन के पहले 2 दिन में पुलिस ने 2 प्रदर्शनकारियों को मार डाला, जिससे भीड़ का गुस्सा और भड़क गया। प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद राजा हमद इब्न ईसा अल खलीफा टेलीविजन पर आए और प्रदर्शनकारियों की मौत पर दुख जताकर हालात को संभालने की कोशिश की। उन्होंने वादा किया कि साल 2002 में एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना के साथ जो सुधार शुरू किया गया था, उसको वो जारी रखेंगे। आप सभी लोग भरोसा रखें और अपने घरों को लौट जाएं। उस वक्त प्रोटेस्ट किसी तरह से टल गए, मगर मार्च में फिर से प्रोटेस्ट होने लगे। इस बार हिंसा भड़क गई, पथराव हुआ, पुलिस ने गोलियां चलाईं, हालात बेकाबू हो गए। बहरीन ने खाड़ी देशों के साथ मिलकर जो खाड़ी सहयोग परिषद बनाई थी, उसके तकरीबन 1000 सैनिक सऊदी अरब से और 500 पुलिस अधिकारी संयुक्त अरब अमीरात से बुला लिए। इसे विपक्ष ने विदेशी हमला बताया, मगर हमद इब्न ईसा अल खलीफा ने देश में इमरजेंसी लगा दी। प्रदर्शनकारियों के दमन के लिए सुरक्षा बलों ने रबर की गोलियां चलाईं, गोला बारूद का इस्तेमाल किया। पर्ल स्क्वायर विरोध का प्रतीक बन गया था। वहां से तमाम प्रोटेस्टर्स को खदेड़कर वहां खड़े स्मारक को ढहा दिया गया ताकि विरोध का नामो निशान मिटा दिया जाए। फोर्स ने अस्पतालों पर हमला किया। डॉक्टर्स को प्रोटेस्टर्स का इलाज करने से भी रोक दिया गया। प्रोटेस्टर्स पूरी तरह से चुनावों के जरिए चुनी हुई सरकार को चाहते थे, रोजगार चाहते थे और शाही परिवार को सत्ता से बेदखल करना चाहते थे, मगर आंदोलन बुरी तरह से कुचल दिया गया। राजा हमद इब्न ईसा अल खलीफा के खिलाफ भड़क रहे गुस्से ने युवाओं को संगठित कर दिया और यह गुस्सा एक गुट की शक्ल में साल 2013 में सामने आया। इस गुट को नाम दिया गया सराया अल अश्तर, एक ऐसा गुट जिसने हमद इब्न ईसा अल खलीफा के शासन के खिलाफ हथियार उठा लिए। सराया अल अश्तर हथियारों से लैस शिया मिलिशिया संगठन है जो बहरीन शासक हमद बिन ईसा अल खलीफा के शासन के खिलाफ पैदा हुआ। क्रांति को कुचलने के बाद खलीफा ने विपक्ष को दबाना जारी रखा। प्रमुख विपक्षी पार्टी इस्लामिस्ट शिया पार्टी अल बेफाक को बहरीन के एमिर ने साल 2016 में भंग कर दिया। ऐसे ही 2017 में धर्मनिरपेक्ष वामपंथी पार्टीवाद को भी भंग कर दिया गया। हजारों सरकारी असंतुष्टों को जेल में डाल दिया गया और सैकड़ों लोगों की नागरिकता छीन ली गई, जिनमें लोकप्रिय नेता मौलवी शेख ईसा कासिम भी शामिल थे। कई विपक्षी सदस्यों को ईरान के लिए जासूसी के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसमें अल बेफाक के नेता शेख अली सलमान भी शामिल थे। मगर हमद बिन ईसा अल खलीफा अगर किसी को नहीं कुचल पाए तो वो सिर्फ सराया अल अश्तर को। इसके नाम में जुड़ा अल अश्तर इस्लामिक इतिहास के एक बड़े बहादुर योद्धा मालिक अल अश्तर के नाम से लिया गया है। मालिक अल अश्तर इस्लामिक हिस्ट्री में हजरत मोहम्मद साहब के बाद उनके दामाद हजरत अली के वफादार साथी बने और जंग में हजरत अली की तरफ से बहादुरी से लड़े थे। उन्हीं की बहादुरी की मिसाल देते हुए सराया अल अश्तर नाम रखा गया। सराया अल अश्तर हथियारों से लैस शिया मिलिशिया संगठन है जिसका मानना है कि बहरीन के लोगों, उनके विश्वास और उनके इतिहास को निशाना बनाने वाले क्रूर खलीफा शासन को रोकना होगा। अपने हक सम्मान की हिफाजत के लिए काउंटर करना बेहद जरूरी है। अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है। सराया अल अश्तर की विचारधारा में सिर्फ एक ही शब्द है, प्रतिरोध। संगठन का कहना है कि कब्जे का मुकाबला सिर्फ प्रतिरोध से ही किया जा सकता है। जुल्म का मुकाबला सिर्फ प्रतिरोध से होगा। सम्मान प्रतिरोध से, धर्म की रक्षा भी प्रतिरोध से, क्योंकि क्रूर और जालिम शासक सिर्फ प्रतिरोध की ही जुबान जानता है। दुनिया कोई आवाज नहीं सुनती सिवाय प्रतिरोध के। राष्ट्र की सेवा और ईमानदारी ही प्रतिरोध है।
सराया अल अश्तर ने ऐलान किया, हमारा मकसद उन लोगों को निशाना बनाना है जिनके हाथ हमारे अजीजों का खून से रंगे हैं। हमारे सम्मान को जो चोट पहुंचाई गई उसकी कीमत क्रूर शासन को चुकानी होगी। यही वजह है कि साल 2013 से लेकर आज तक हमद बिन ईसा अल खलीफा का शासन सराया अल अश्तर के निशाने पर है। राजा हमद के न जाने कितने सुरक्षाकर्मी और पुलिस वाले इस संगठन का निशाना बन चुके हैं। बमबारी और घात लगाकर हमला करना इनके जंग का तरीका है। अगर इनका एक लड़ाका भी मारा जाए तो ऐलान करके बदले लेने के लिए हमला करते हैं। जून 2017 में अल अश्तर ब्रिगेड को बहरीन, मिस्र, यूएई और सऊदी अरब ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। जुलाई 2018 में अमेरिका ने और 2019 में कनाडा ने भी इसे आतंकवादी संगठन की लिस्ट में डाल दिया और इसे बहरीन के लिए खतरा बताया। लेकिन अल अश्तर भी इराक के शिया मिलिशिया की तरह अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं को आतंकी मानता है, इसलिए वो अमेरिकी नीतियों के खिलाफ रहता है। उसके ठिकानों को बहरीन में निशाना बनाता है। अल अश्तर को सपोर्ट करता है ईरान, क्योंकि ईरान बहरीन को फिर से हासिल करना चाहता है। ईरान के पास आज भी फारसी साम्राज्य की यादें हैं और 1820 से ही उनकी नज़र बहरीन पर है। बहरीन में उसकी ऐतिहासिक जड़ें हैं। 1522 से 1602 तक के पुर्तगाली कब्जे को छोड़ दिया जाए तो बहरीन पर 1783 तक ईरानी संप्रभुता की छाप थी। अरब अल खलीफा जनजातियों ने इस द्वीप पर हमला किया और तकरीबन 4 दशक तक राज किया। इसके बाद ब्रिटेन ने जब कई अन्य अरब खाड़ी द्वीपों के साथ बहरीन पर भी कंट्रोल कर लिया था तो ईरान को बड़ा झटका लगा था। ईरान ने 1820 में ब्रिटेन के कब्जे का विरोध किया। ईरान का दावा था कि बहरीन उसका हिस्सा है जो शट अल अरब से लेकर मस्कट तक फैला था और बीच में सभी द्वीप और बंदरगाह थे। ब्रिटेन ने ईरानी प्रधानमंत्री हाजी मिर्जा अगासी के विरोध को खारिज कर दिया, लेकिन ब्रिटेन ईरान की बहरीन को वापस लेने की कसर को खत्म नहीं कर सका। ईरान आज भी बहरीन पर नजर रखे हुए है। ईरान ने बहरीन में कल्चरल, एजुकेशनल और नेशनलिज्म अभियान चलाए हैं। 1951 में ईरानी शिक्षा मंत्रालय ने तो स्कूली किताबें छपवा कर पढ़ाना शुरू कर दिया कि बहरीन हमेशा से ईरान का हिस्सा रहा है। 1957 में ईरानी संसद ने बहरीन को ईरान का 14वां सूबा घोषित कर दिया। ये एक ऐसा बयान था जिसने न सिर्फ मनामा में बल्कि रियाद और लंदन में भी खतरे की घंटी बजा दी। अंग्रेजों को ईरान से बहरीन की हिफाजत करने की कसम खानी पड़ी। 1965 में ईरान और ब्रिटेन के बीच बातचीत हुई, मगर तेहरान बहरीन पर कब्जा पाने के अपने तर्क हार गया। लेकिन नवंबर 1971 में ग्रेटर टुनब, लेसर टुनब और अबू मूसा द्वीपों पर कब्जे की मौन अनुमति ब्रिटेन से पाने में ईरान कामयाब हो गया, जबकि इन पर ब्रिटेन संरक्षित शारजहां, जो अब यूएई है, उसका भी इन द्वीपों पर दावा था। इन द्वीपों को लेकर विवाद आज भी कायम है। खैर, 1960 के दशक में ईरान ने बहरीन में जनमत संग्रह कराने की कोशिश की ताकि शिया मुसलमानों की नब्ज को टटोला जा सके कि क्या वो ईरान का साथ चाहते हैं, मगर ब्रिटेन और बहरीन ने जनमत संग्रह की मांग को खारिज कर दिया। लेकिन यूएन के जरिए सर्वेक्षण पर सहमति बनी, जिसमें बहरीन के भारी बहुमत ने बहरीन को ईरान से आज़ाद एक अरब यूनिट के तौर पर रखने की इच्छा जाहिर की। इस तरह बहरीन ईरान के हाथ से फिसल गया। लेकिन आज भी ईरान बहरीन को एक जागीरदार राज्य में बदलने की कोशिश में लगा है। वो बहरीन को लेबनान, इराक, यमन की तरह अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। लेबनान में हिजबुल्ला जैसी अर्धसैनिक टुकड़ी है, ईरान में कई शिया मिलिशिया गुट हैं और यमन में हूती गुट हैं, जिसने अमेरिका समर्थित लोगों को टारगेट पर ले रखा है। और इन मुल्कों में इन गुटों का पूरा दबदबा है, जिससे ईरान को क्लियर लाइन मिलती है। इन्हीं की तर्ज पर बहरीन में अल अश्तर को पाल पोस कर ताकतवर बनाया जा रहा है। अमेरिका दावा करता है कि ईरान बहरीन में अस्थिरता पैदा करना चाहता है। वहाँ कथित आतंकी गुट अल अश्तर को मदद पहुंचा रहा है। लेकिन जिस तरह का रिकॉर्ड मिलता है उससे पता चलता है कि ईरान का मकसद बहरीन को अस्थिर करने का नहीं है। ईरान को बहरीन के पूरी तरह से अराजकता में डूब जाने और एक असफल राज्य बन जाने से कोई खास लाभ नहीं होने वाला है, बल्कि ईरान बहरीन में बड़ा गेम खेल रहा है, जहां वो अमेरिका का शिकार करना चाहता है। अल अश्तर के सहारे ईरान 3 मकसद हासिल करने में लगा है। पहला, अमेरिका और ब्रिटेन की सैन्य मौजूदगी की लागत बहरीन में बढ़ाना, क्योंकि बहरीन में अस्थिरता पैदा होगी तो दोनों मुल्कों का ध्यान बहरीन पर होगा। इससे इराक, सीरिया के साथ साथ यहाँ भी एक मोर्चा खुलेगा, जिससे ब्रिटेन और अमेरिका का इन मुल्कों में टिकना मुश्किल होगा और बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इससे ईरान की सुरक्षा हितों और भू राजनीतिक स्थिति में काफ़ी सुधार होगा। दूसरी, बहरीन में ईरानी समर्थन और शिया इस्लामी समाज का निर्माण करना, जिसमें अधिक राजनीतिक शक्ति और अंततः सैन्य
सामान्य आज़ादी होगी। तीसरा, बहरीनी राजशाही को उखाड़ फेंकना और उसकी जगह पर इस्लामी गणराज्य की तर्ज पर शिया धर्मतंत्र की स्थापना करना, जिसका तेहरान से गहरा संबंध हो। इसके लिए न सिर्फ ईरान अलश्तर पर टिका है, बल्कि बहरीन के विपक्ष को अपने विश्वास में लिए हुए है। बहरीन से लेकर अमेरिका तक ये दावे कर रहे हैं कि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के जरिए ईरान बहरीन में हथियारों की सप्लाई कर रहा है और कट्टरपंथियों को ट्रेनिंग दे रहा है। जिस तरह से अब अलश्तर ने इजरायल पर ड्रोन हमले का दावा किया, उससे साफ है कि ईरान ने कई मुल्कों के अंदर अपनी प्रॉक्सी सेनाएं तैयार कर दी हैं, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगी मुल्कों के सेनाएं घिरती जा रही हैं। इनका मिडिल ईस्ट के अधिकतर मुल्कों में टिके रहना मुश्किल होगा। यही सारी वजहें हैं जो बहरीन का ये गुट अब इजरायल पैलेस्टाइन मामले में भी अपनी दखल दे रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई बात कहना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। जल्द मिलते हैं इस तरह एक अगले वीडियो में। नमस्कार।